नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका सीटेट 2024 दिसंबर के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जिसमें हम देखेंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? संप्रेषण और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। ठीक है, तो निर्देशक तो गलत हो जाएगा, निर्देश देना गलत होता है, एक व्याख्या करना भी गलत होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? टीचर को क्या है, एक सुगम करता है, यानी एक फैसिलिटेटर के रूप में बच्चा अगर जो है ज्ञान का निर्माण कर रहा है, अर्थ का निर्माण कर रहा है, तो एक शिक्षक को जो है वो क्या होता है, एक सुगम करता, फैसिलिटेटर। इंग्लिश में हम बोलेंगे फैसिलिटेटर के रूप में एक शिक्षक को कार्य करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है? नहीं यानी आपको गलत ढूंढना है। उच्च आत्म क्षमता होती है बच्चे में, बिल्कुल सही है। निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया होती है, नहीं, ये प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण नहीं है। अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल सही है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं करता है बच्चा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम क्या है प्रतिभाशाली बच्चे की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहा है कि उसके निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया होता है, तो ये आपका गलत है, यानी आपका ऑप्शन जो है दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपका कोहलबर्ग के सिद्धांत आ गया कि कोहलबर्ग के नैतिक जो विकास का सिद्धांत है कि से के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, ठीक है, कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? कौन सी अवस्था बोल रहा है? पूर्व परंपरागत अवस्था, यानी पहली स्तर बोल रहा है। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकता तथा इच्छाएं, व्यक्तिगत मूल्य, पारिवारिक अपेक्षाएं, या फिर अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो पूर्व प्राथमिक स्तर है उसमें बच्चा क्या है, जो है लगभग 9 वर्ष का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, दंड ना हो, ये प्रवृत्ति उसमें हो जाती है कि यदि एक व्यक्ति दंडित होता है तो उसने कोई ना कोई गलत काम किया होगा, ये इसमें रहता है आपका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि 3 स्तर होते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, और फिर जो होता है एक परंपरागत स्तर होता है। ठीक है, 3 स्तर होते हैं आपके, और इनके क्या है, अलग अलग चरण होते हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका पूछ रहा था पूर्व परंपरागत स्तर से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संभावित दंड। अगला देखता है आपका, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, करण विधि यानी एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या फिर विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। याद कराना मैंने बोला गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक होता है आगमन, एक होता है निगमन। आगमन में विधि में हम
पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं और फिर क्या है नियम बताता है, लेकिन यहाँ पे बोला निगमन। निगमन यानी पहले नियम बताना और फिर उदाहरण की ओर जाना, ये भी गलत हो जाएगा। और एल्गोरिदम का प्रयोग करना और विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, यानी आपको गलत ढूंढना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल सही। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव के अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, ठीक है। मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का एक परिणाम होता है, बिल्कुल सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, नहीं, एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि हर बच्चे में क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो सबका विकास क्या होता है, अलग अलग गति से आगे बढ़ता है, एक समान गति से नहीं बढ़ता है विकास सबका, ठीक है। सभी विकास एक क्रम का पालन तो करते हैं, ठीक है, क्रम का पालन करते हैं, लेकिन गति एक सेम नहीं होती है, गति बराबर नहीं रहती है। तो जो गलत है वह कौन सा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यानी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की यह क्या है? एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में। ये गलत है कि केवल आप आकलन जो है शुरू और अंत में करेंगे, नहीं, आपको बीच में भी आकलन करना है, ठीक है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना, बिल्कुल गलत कि आप आकलन जो है बाह्य एजेंसी के द्वारा कराओगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए, यानी एंड में करना चाहिए, लास्ट में करना चाहिए नहीं। इसका सही आंसर आकलन के बारे में पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अपसारी चिंतन, संवेगात्मक चिंतन, अहमवादी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ये तो गलत हो जाएगी, केवल 2 चिंतन आपको याद रखना है, अभिसारी और अपसारी। अपसारी क्या होता है आपका? होता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, यानी बच्चा जिसमें चारों दिशाओं में सोच सकता है, अलग अलग सोच सकता है, लेकिन अब सारे चिंतन में केवल एक ही चीज़ सोच सकता है। तो अब सारे चिंतन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है सृजनात्मकता को बढ़ावा देगा, ठीक है। ऑप्शन जो है फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉस्की सहमत होंगे? अब वाइगॉस्की का प्रश्न पूछा गया है। वाइगॉस्की ने क्या है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था कि बच्चा जो है समाज में रह कर के ही उसका विकास होगा। ये आपका किसने कहा था? वाइगॉस्की ने कहा था। बच्चा तब सीखता है जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, गलत। बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग, नहीं, ये पशुओं पर प्रयोग जो है ये व्यवहारवादी ने किया था, ठीक है। जो आपके स्किनर थे, पेवलॉव थे, आपके थॉर्नडाइक थे, इन्होंने क्या है जो है विकास जो है कि बच्चा किस प्रकार से विकास करता है उस इसके लिए उन्होंने क्या है पशुओं पर प्रयोगशाला किया था। ये तो नहीं होगा। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित करना जाना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा, दंड देना गलत हो जाता है।
बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही कि जहाँ पे भी समाज आ जाएगा और संस्कृति आ जाएगी, वो आपको वाइगॉस्की से वो प्रश्न आपका सही होगा। तो कौन-सा हो जाएगा? चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बच्चे, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं और ज्यों के त्यों वे बड़े होते हैं, उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जा सकता है, यानी खाली बर्तन होते हैं, ठीक है। निष्क्रिय जीव होते हैं, निष्क्रिय जीव होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। खाली बर्तन के समान बच्चे को नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। और फिर चौथा कह रहा है कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर से जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन फोर्थ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चा क्या है, हमें एक खाली जीव नहीं मानना है या फिर निष्क्रिय जीव नहीं मानना है। बच्चा क्या है, एक जिज्ञासु प्राणी है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? त्रुटियां यानी गलतियों के बारे में, कि बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने का एक प्रक्रिया का एक अंग है। बिल्कुल सही। बच्चा जब गलती करता है वह एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक अंग होता है। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटि करने पर दंड ना देता हो। गलत हो जाएगा कि बच्चे तभी गलती करते हैं जब शिक्षक क्या है, सौम्य है और वह उन्हें दंड नहीं दे रहा है, इसलिए वो गलतियां कर रहे हैं। गलत हो जाएगा। और बच्चों की त्रुटियां शिक्षा के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे। गलत हो जाएगा। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि त्रुटियां जो होती है एक सीखने प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होती है, ठीक है। तो हमें बच्चों को क्या है, गलती करने देना चाहिए, उसी से बच्चे क्या है, सीखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अध्यापक को वह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृति और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे, उन्हें अलग करे। गलत हो जाएगा। उन शिक्षार्थियों को पता लगाए जो अच्छे अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो ऐसे बच्चों को पता लगाए। गलत। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों से प्रोत्साहित करें। बिल्कुल सही। सभी बच्चों की उसे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कौन कहाँ से आया है, किसमें क्या व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सबकी जानकारी ले और फिर क्या है, कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहन करें। प्रोत्साहन करना सही हो जाएगा। कड़े नियम बनाना जो बच्चे उनका पालन और उन्हें दंड देना गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में एक अकेला पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण होता है। किस कारण जो है कि सुरेश को क्या है, अकेले रहना पसंद है, लेकिन मदन को समूह में पढ़ना पसंद है। तो ऐसा क्यों? अभिक्षमता के कारण, अधिगम शैली के कारण, परावर्तकर्ता स्तर पर या फिर मूल्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनकी लर्निंग एबिलिटी जो है दोनों अलग अलग है, अधिगम शैली जो है दोनों अलग अलग है, ठीक है। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। बहुभाषिकता के बारे में आपको बताना है, ठीक है। कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाना चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षक के लिए
अपनाई जा रही हो। बिल्कुल गलत हो जाएगा कि उसी बच्चे को प्रवेश दिया जाए जिसकी मातृभाषा आप विद्यालय में प्रयोग करें। नहीं, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही है, सभी भाषाओं से क्या है, सम्मान करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं, अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। गलत। शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा का या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए। गलत। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा कि शिक्षक को सभी की भाषा का सम्मान करना चाहिए और बहुभाषिकता को एक कक्षा में बढ़ावा देना चाहिए। प्रकृति पोषण विवाद के में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है आपका? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जड़ ले सकती हैं या फिर हमारे आसपास का वातावरण। आप जो है प्रकृति से क्या समझते हो प्रकृति पोषण विवाद में, ठीक है? तो यह क्या होती है कि जैविक विशिष्टताएं होती हैं या फिर वंशानुक्रम सूचनाएं होती हैं, ठीक है? ऑप्शन जो है पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ठीक है, क्योंकि जो जनसंचार जो मीडिया होता है वह एक समाजीकरण का महत्वपूर्ण अंग बनता जा रहा है। ऐसा क्यों है? समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। केवल जहाँ पे आ जाएगा गलत हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृद्धि मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी क्या है, जनसंचार जो आपने मीडिया देखा होगा उसका क्या है, माध्यम बढ़ रहा है और वह मूल्यों का विकास भी कर रहा है। बच्चे जनसंचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। गलत हो जाएगा। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है कि केवल ऐड के लिए आप जो है मीडिया का प्रयोग करते हो। नहीं, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? यानी आपको क्या है, गलत ढूंढना है। जब मैंने बोला जहाँ पे भी नहीं आ जाएगा आपको गलत ढूंढना है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बिल्कुल सही है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बिल्कुल सही। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं अंदर से। बिल्कुल सही। बच्चे केवल केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। केवल कक्षा में ही सीखते हैं, ये गलत हो जाएगा। बच्चे अपने आसपास वातावरण बाहर से भी सीखते हैं। केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहते हैं बच्चे। और ये शिक्षक को भी क्या है, बच्चों को मौका देना चाहिए, उन्हें बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चौथा आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? यानी प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक है, उसे बच्चों को क्या है, मोटिवेट करना है, उसे बच्चों को क्या है, अभिप्रेरित करना है। तो उसे क्या करना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड जहाँ पे जाएगा गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। बिल्कुल सही, कि उनको क्या है, लक्ष्य निर्धारित करना, उसके लिए सहायता करना। बिल्कुल सही। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। और कठोर मानदंड निर्धारित करना गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना यानी कंपटीशन को बढ़ावा देना गलत। तो इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या फिर परिवार? परिवार जो होता है, सबसे पहले बच्चा जो है अपने परिवार से सीखता है और
प्राथमिक कारण अगर पूछा जाएगा कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन-सा है, तो वह केवल और केवल परिवार होता है, ठीक है? और अगर द्वितीय कारक आ जाएगा तो उसमें स्कूल, विद्यालय या फिर उसके शिक्षक या फिर उसके दोस्त वो सब द्वितीय कारक में आता है। लेकिन परिवार जो होता है वो बच्चे का सबसे पहला क्या होता है? समाजीकरण का एक प्रमुख कारक होता है। अगला कह रहा है कि बच्चों को समूह कार्य देने एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है। समूह कार्य देते हैं, क्यों देते हैं शिक्षक जो बच्चों को समूह कार्य? छोटे समूह में कुछ बच्चे को दूसरे बच्चे पर हावी होने की अनुमति देते हैं। गलत। सीखने की प्रक्रिया में एक बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। बिल्कुल, अगर आप ग्रुप में बच्चों को कुछ एक्टिविटी देते हैं तो एक दूसरे से खुद सीखते हैं और परस्पर क्या है सहायता भी करते हैं एक दूसरे की। बिल्कुल सही। बच्चे अपने काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। नहीं, एक शिक्षक को का काम कम हो जाता है। अगर बच्चों को वो डिवाइड कर देता है, ग्रुप में समूह में कार्य देता है, तो उस शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये गलत कह रहा है। दूसरा इसका सही हो जाएगा कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश के लक्षण से प्रदर्शित कर रहा है। यानी बच्चे को जो है क्या है भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है। तो क्या डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुला, डिस्प्रैक्सिया या फिर डिसलेक्सिया, जहाँ पे भी पढ़ने से लेकर विकार आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे पठन अक्षमता या फिर पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से लेकर विकार जो होता है वो क्या होता है आपका डिसलेक्सिया होता है। शैशवकाल की अवधि कौन से वर्ष होती है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, तो 2 से 3 वर्ष या फिर जन्म से 1 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष को आपका बोलते हैं शैशवकाल बोलते हैं। पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में। अब पियाजे ने जो है आपका जो है 4 अवस्थाएं बोली थी। सबसे पहले संवेदी गामा होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर आता है आपका जो है संवेदी गामक। फिर आता है आपका पूर्व संक्रामक 3 से लेकर 6 वर्ष तक। फिर आता है आपका मूर्ध संक्रामक 6 से लेकर 11 वर्ष तक। फिर आता है 11 से ऊपर। ठीक है, तो पूछ रहा है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, ठीक है। यानी हम इसे ये मान सकते हैं तो पूर्व संक्रामक हो जाएगा। 2 से 7 वर्ष या फिर 2 3 से 7 वर्ष या फिर 6-7 तक, ठीक है। तो यानी कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रामक अवस्था, जो दूसरा चरण होता है, ठीक है। पहला संवेदीगामक होता है, दूसरा पूर्व संक्रामक होता है, तीसरा आपका मूर्ध संक्रामक होता है और चौथा आपका जो होता है औपचारिक संक्रामक अवस्था होता है। लास्ट स्टेज होती है बच्चे की, ठीक है। विकास के चरण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसे आप कर दीजिएगा 2 से 7 वर्ष, ठीक है। 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक, 2 से 7 तक पूर्व संक्रामक और यहाँ पे 7 से 11 हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, 7 से 11, ठीक है। तो ये आपका पियाजे ने जो है विकास के चरण बताए थे। पियाजे जो है वह क्या है, एक संज्ञानवादी हैं। उन्होंने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। सबसे आप क्या सामान्य चीज़ सीखते हो फिर आप विशिष्ट की ओर जाते हो, ठीक है। जो चीज़ आपको आती है पहले, जो चीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है, तो क्या हो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ेंगे आप, ठीक है। अगला कह रहा है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर को प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहते हैं। यानी
जब वयस्क जो होता है, अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वयस्क उसकी मदद कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे बोलेंगे हम सहयोग देना। ठीक है, सहयोग दे रहा है, जो वयस्क है वो बच्चे की मदद कर रहा है, तो यानी सहयोग देना, इसे हम कहते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रित, अनुकूलन। अनुकूलन गलत हो जाएगा, अहम केंद्रित गलत हो जाएगा, समायोजन और आत्मसातकरण में आपका हो जाएगा इसका सही सॉरी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बोला है नई जानकारी को शामिल कर रहा है वर्तमान जानकारी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समायोजन, उसे हम कहते हैं। ठीक है, ये आपकी प्याजी की अवस्था होती है, उसे हम बोलेंगे आपका समायोजन। जब नवीन जानकारी को शामिल कर रहा है और अगर नवीन जानकारी में कुछ परिवर्तन कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे आत्मसातकरण करना। ठीक है, मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। सामाजिकृत या फिर अहम केंद्रित, जीववाद, सामाजिकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित या फिर सामाजिकृत। तो मध्य बाल्य अवस्था में भाषा जो हो जाएगी वो सबसे पहले क्या हो जाएगी? सामाजिकृत हो जाएगी और अहम केंद्रित नहीं होगी। तो ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है आपका? बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चे को एक कोने में बैठाना, गलत। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम करना, नहीं। ये गतिविधियाँ जिनमें वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं हो, गलत। बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, यानी बच्चा क्या है? हस्तपरक, यानी हैंड्स एक्टिविटी बच्चे को करानी है। ठीक है, वो आपका किस में आता है? आपका एक बाल केंद्रित शिक्षा में आता है, क्योंकि बच्चा जब करेगा तभी वो सीखेगा। ठीक है, करके सीखता है बच्चा। ठीक है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपने कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया और मधुर संगीत बताते हुए देखा। कक्षा अध्यापक के विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तर की है, यानी कक्षा अध्यापक ने देखा कि राघव जो है वो बोर्ड पर कुछ क्या है? स्वयं तैयार कर रहा है और मधुर संगीत बना रहा है। ठीक है, बता रहा है। ठीक है, तो उसमें कौन सी बुद्धि होगी? शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय, भाषाई या फिर स्थानिक। तो ये आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिन्होंने बताया था बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो एक बुद्धि राघव में कौन सी बुद्धि है? आपकी संगीतमय बुद्धि है, जिसे हम बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस बुद्धि राघव में पाई जाती है। ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में अच्छे होते हैं और मतलब लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह क्या दर्शाता है? लिंग, पक्षपात, शिक्षा पर सही दृष्टिकोण वाला या फिर नीतिपरक। तो ये आपका दिखाता है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे इसे हम। ठीक है, जेंडर पक्षपात बोलेंगे इसे। ठीक है, कि भेदभाव कर रहा है शिक्षक। लास्ट प्रश्न आपका कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवेश के अनुरूप या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। कि समावेशी शिक्षा क्या कहती है? कि समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें सभी बच्चे एक प्रकार से आपकी एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, चाहे बच्चा को अधिगम अक्षमता हो, बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो वो नॉर्मल क्लास में ही पढ़े बच्चा। ठीक है, सब बच्चे एक साथ मिलकर पढ़े, वो आपकी समावेशी शिक्षा कहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि हमें समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। ठीक है, व्यवस्था को सुधारना है और बच्चे के अनुरूप बनाना है। ऑप्शन पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, आपके बाल विकास की। ऐसे प्रश्नों की सीरीज़ आपके लिए आती रहेगी। और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।